अखिलेश जी, उम्मीद शब्द को आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं? उम्मीद बहुत पॉजिटिव वर्ड है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपने उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। कई बार हम स्टेट के बड़े बड़े ऐड देखते हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं और सरकार जब भी कोशिश करती है तो यही कहती है कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। उम्मीदों का प्रदेश एक पॉजिटिव है। सवाल ये, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ तो मैं इस बात का आकलन करूँगा कि उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, था। ऐसा क्यों है लेकिन फिर अखिलेश जी की एक छवि प्रस्तुत कर दी गई है कि अब चीजें सुधरी हैं, पहले खराब थी। असल में पत्रकारिता भी फुटपाथ की होनी चाहिए, 5 स्टार की नहीं होनी चाहिए। और एक दूसरे की होड़ में चैनल चमक जाए, चमकता हुआ चैनल हो, इस होड़ में आप बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं। इसलिए जहां पत्रकारिता राजधर्म की बात कर रही है पत्रकारिता, तो पत्रकारिता का भी अपना धर्म है, पत्रकारों को अपना धर्म भी निभाना चाहिए। वो धर्म कौन निभाएगा? ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं ये आप जिनके लिए संदेश दे रहे हैं उनको मिलेगा। लेकिन अखिलेश जी, अब आइए बात करते हैं कि देखिए, राजनीति और चुनावी प्रणाली राजनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा है। जो जीता वही सिकंदर। आप राजनीति करें, लोगों की राजनीति करें, लेकिन फिर चुनाव ना जीतें तो आप लोगों के लिए वो काम भी नहीं कर पाएंगे, उनकी उम्मीदों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, हाँ, जो जीता वही सिकंदर, और मैं चंदौली का रिजल्ट देख करके बताऊं, जो पीटा वही सिकंदर, जिसने पीटा वही सिकंदर। अखिलेश जी, देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि लोग अपना दिल बड़ा करें, लेकिन यहीं पर आकर के विपक्षी एकता का फॉर्मूला जरा सा बैठ जाता है या चल नहीं पाता है, क्योंकि सब लोग जो हैं कुछ कुछ उम्मीद अपने आप से भी और कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने आप से भी रखते हैं कि हमें इतना मिल जाए या ये हो या वो हो। आपका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि अभी विपक्षी एकता की बहुत बात हो रही है। हमारा फॉर्मूला ये कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। तो आप बड़ा दल करके आए। समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल करके किया गठबंधन और दलों को साथ लाए। हमें उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं वो दल समाजवादी पार्टी का बड़े दिल से साथ देंगे। तो यही हमारा फॉर्मूला है, आपको लगता और यही हमारी उम्मीद है। नहीं, तो आपको लगता है कि यही हर दल को ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि आप जिस राज्य में मजबूत हैं वहां वो दल मेन हो जाए और बाकी लोग साथ आए? कई बार जितने भी लीडर्स उनसे बात हुई, यही निष्कर्ष निकला कि जो दल जहां मजबूत है, जो दल ज़्यादा वोट पा रहा है या संघर्ष कर रहा है, उसी दल के तहत वहां गठबंधन होना चाहिए। अखिलेश जी, एक बात कही जाती है विपक्ष में, और ये मैंने बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके मुंह से सुना है। उन्होंने कहा विपक्षी एकता में दरअसल दिक्कत ये है कि एक जटिल चौकड़ी है। एक है अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में, एक है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, एक है केसीआर तेलंगाना में, और एक है अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जब यहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आई तो आपने साथ नहीं दिया। तो आप ये जो जटिल चौकड़ी है, ये कभी पूरी तरीके से बताती नहीं है कि हम किस दिशा में जाएं या कहां जाएं, और इसी वजह से एकता बन नहीं पाती और समन्वय बन नहीं पाता। समाजवादी पार्टी ने कभी भी गठबंधन किया होगा तो ना सीटों का झगड़ा रहा होगा, ना किसी तरह का किसी जो पॉलिटिकल पार्टीज में खींचतान होती है वो हो पाई थी। मैं तो ये कहता हूँ इस बार पीडीए एनडीए को हरा देगा। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। पीडीए और अल्पसंख्यक में मतलब मुसलमान भाई भी हैं उसमें। ये नया फॉर्मूला दिया है आपने। पीडीए का फुल फॉर्म एक बार फिर से बता दें। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। ये एनडीए पर भारी पड़ेंगे। ये बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं इस बार। आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है अखिलेश जी, आप गठबंधन अच्छे से कर लेते हैं। आपकी बहुत अच्छा एसोसिएशन है ममता बनर्जी से। मुझे याद है उनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके साथ हुई, वो आपको खासा पसंद करती हैं।
अरविंद केजरीवाल से भी आपका एक अच्छा इक्वेशन है, केसीआर से भी एक अच्छा इक्वेशन है। आपको लगता है आप वो विपक्ष में वो अगुवाई करने को तैयार होंगे कि आप इन सब दलों को एक साथ ले आएं? 23 तारीख को बैठ रहे हैं। मुझे लगता है देश की जो हालात हैं, जो सामने चीज़ें हैं, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूँ उस समय बहुत सारी बातें आ जाएंगी। कुछ अगर आप बताना चाहें, आपने ये तो बताया ही कि आप क्या बोलेंगे कि लोग बड़ा दिल रखें, लेकिन एक आरोप ये कांग्रेस पार्टी पर लगता है कि वो बड़ी सीटें तो मांगती है लेकिन वो दिल उतना बड़ा नहीं होता कि दूसरे को कुछ दे दें। अब वो अपने आप को मुख्य विपक्षी दल भी मानते हैं, कुछ राज्य में इलेक्शन जीत गए हैं, तो उनकी भी उम्मीद जगी होगी। मैं समझता हूँ 23 को बहुत सारी बातें आएंगी, और अभी चुनाव क्योंकि 7-8-9 महीने भी हैं, तो बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आप खुल के इस चीज पर बोल नहीं रहे हैं कुछ, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि क्या मन में आपके क्या है। मेरे मन में बस इतना ही है कि बड़े बड़े दल मैं साथ लाया हूं, चुनाव लड़ा हूं, जिसको भी गठबंधन करना है, समाजवादी पार्टी आगे खड़ी है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए। विपक्ष बड़े दिल से समाजवादी पार्टी का साथ दे, और यही मेरे दिल में है और यही मुझे उम्मीद है। और आप ये पूरी तरीके से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है 2024 में? बहुत आसानी से हराया जा सकता है, क्योंकि जिस सरकार को दिल्ली में 2 बार मौका मिला हो, यूपी में मौका मिल गया दूसरी बार, इतने विधायक, इतने सांसद, इतनी बड़ा सरकार इनके पास, सब मंत्री इनके, उसके बाद भी गरीब दुखी, तब भी गरीब परेशान, किसान परेशान, महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री को अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट का नहीं पता। अगर जो मुख्यमंत्री सरकार ये बात न जाने, वो क्या नौजवानों को नौकरी देगी? कहते 100 में 4 बेरोजगार हैं, कौन भरोसा करेगा इन पर? मेरा आखिरी सवाल अखिलेश जी, नीतीश कुमार जी जो कि अभी अगुवाई कर रहे हैं, कई नेताओं से मिल रहे हैं, कांग्रेस से मिले, सब नेताओं से मिले, उन्होंने एक बयान दिया था और ये बोला था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी 50 पर उतर आए। आपका क्या आंकड़ा है? आपको क्या लगता है? मैं सहमत हूं उनसे। एक इतना बड़ा हमारा आबादी सबसे ज़्यादा इस प्रदेश की है। इस समय अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि 2024 से पहले अब कुछ ही महीने रह गए हैं, क्या सबसे बड़ी चुनौतियां आपके जहन में हैं राज्य को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हर समस्याओं का समाधान करता हुआ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। गरीबों के बीच में जाएंगे तो आपको गरीब भी बताएगा कि गरीब कल्याण की योजना उनको बिना भेदभाव के जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके साथ मिल रही हैं। किसानों के बीच में आप जाएंगे तो किसानों के लिए भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। नौजवानों के बीच में जाएंगे तो नौजवानों के लिए भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण जो समाज की आधी आबादी है, इस दृष्टि से भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र के दौरे पर थे और आपने ट्वीट करा, और आपके ट्वीट के जवाब में लोगों ने बिजली की बात रखी है। कुछ लोग कह रहे थे 10 से 15% बेहतर हुई है स्थिति, लखनऊ के निवासी कह रहे थे, लेकिन फिर गोंडा से किसी ने बोला कहीं पे कि 3 दिन से बिजली नहीं आई। फिर कहा गया जो ट्रांसफार्मर है वो खराब थे। तो ये बिजली को लेकर क्या स्थिति है? ये समाजवादी पार्टी की बीमारी है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने दूर की है। सपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है। ये करीब 1 सप्ताह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, उसके कारण कुछ परेशानी आई है। उस परेशानी को दूर करने का मुख्यमंत्री जी के लेवल पे बैठक भी हुई है और सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। ट्रांसफार्मर का फूंक जाना, यह सब सपा की बीमारी मैंने कहा। ये समाजवादी पार्टी के समय के भ्रष्टाचार के कारण से ऐसी खरीदारियां की गई, ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को इधर जब से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है यूपी में, तब से आज तक बिजली को लेकर के शिकायत नहीं है। किसी ने मुझे एक सवाल ये भेजा था कि जो कश्मीर फाइल्स केरला स्टोरी पर तो टैक्स फ्री किया गया, इससे फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता है? ये कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि कश्मीर फाइल्स हो
या केरल स्टोरी हो, वो एक ऐसी चीज़ें थी कि जिसे देश को जानना चाहिए कि देश में कहाँ पर क्या कैसे हो रहा है। और हम लोग को जब कोई चीज़ सही लगती है सरकार के स्तर पर विचार करके, इसलिए उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया था। और मैं तो अपील करता हूं कि जो ना देखें उनको देखना चाहिए। क्राइम को लेकर लोगों ने कहा है कि जिस तरह से एनकाउंटर्स हुए, लोगों ने बोला गुंडागर्दी कम हो गई, कहा लोगों ने, लेकिन क्या कानून के जो दायरा था उसको तोड़ा गया, कानून के नियमों को, उस पे लोग पूछते हैं सवाल। देखिए, जो सवाल पूछते हैं उनको मैं एनडीटीवी के इस मंच से जवाब देता हूं कि इनकाउंटर उस परिस्थिति में होते हैं जब कोई पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है, और जिस अपराधी को वह पकड़ने के लिए गए हैं अगर वह पुलिस के सामने समर्पण नहीं करता है और पुलिस के ऊपर ही गोली चलाने लगता है, तो पुलिस को भी हथियार इसीलिए दिए गए हैं कि अगर उनको कोई मारने की कोशिश करे तो वो अपने बचाव में गोली चला सकते हैं। अब उसमें कोई मरा होगा इनकाउंटर में तो उसको दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि जो पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट के समक्ष पेश किए जा रहे, तो वो जो घटना घटी है, सरकार भी इस विषय को लेकर चिंतित है, इसीलिए एसआईटी गठित है, इसीलिए आयोग गठित है और विस्तार से उसकी जांच किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि 80 सीट हराओ भाजपा हटाओ, इस पे आपका क्या कहना है? मैं श्री अखिलेश यादव जी को बस इतना ही कहूंगा कि 2024 में उनकी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। और आपको मैं आज बता रहा हूं, मोदी जी की आंधी उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक मैं तो देख करके आ रहा हूं। और मैं शायद आपको ये अनुचित ना लगे किसी को, लेकिन मैं जानता हूं कि जब आपको वोट देने का लोकसभा के चुनाव में मौका मिलेगा तो आप भी कमल के फूल की ही बटन दबाओगे। एनडीए के बारे में ये कहा जा रहा है पिछले 2014 से लेके अब तक कि इसमें जितने घटक दल थे, आपने देखा होगा, या तो वो छिटक गए, कहीं और चले गए, या फिर वो टूट गए। ऐसे में आप अपने दल को और अपने आप को, आपके तो दल का नाम ही अपना दल है, उसको आप कहां पाती हैं? अपना दल कहीं छोटा सिकुड़ा टूटा महसूस तो नहीं कर रहा है जैसे कि और कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, एनडीए गठबंधन में बहुत सारे दल आए, कई दल चले गए। हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। हर दो दलों के बीच जब गठबंधन होता है तो उनकी अपनी इक्वेशंस होती हैं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं, और किसी भी राजनीतिक दल को अपने हित अहित को देखते हुए किसी गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, ये उसका आंतरिक निर्णय है। तो किसी दल ने एनडीए गठबंधन में आने का फैसला किया, फिर जाने का फैसला किया, इस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये उस पार्टी का एकाधिकार है, वो तय कर सकता है रहना है, नहीं रहना है, जाना है। अपना दल की जहां तक बात है, हम 4 चुनाव साथ में लड़ चुके हैं। चारों चुनाव के आप नतीजे देखिए। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे लंबा चला है और हर चुनाव ने साबित किया सबसे सफल गठबंधन है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को, मतदाता को और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है, इसलिए बार बार चुनावी परिणाम हमारे पक्ष में आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा साथ चलना बेहतर भी है और 2024 में हम फिर से एक बार देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। अपना दल की कोई टाइमलाइन, अनुप्रिया पटेल की कोई टाइमलाइन कि भाई इस समय तक कर दीजिए, भाई विकास जितनी जल्दी हो जाए। पटेल 2 सांसद वाली पार्टी है, अपनी बात को बीजेपी भी 2 सांसद वाली पार्टी शुरू किया था बीजेपी ने तब। आज बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। हमारा समय भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं तो बहुत उम्मीदों पे ही चलती हूँ, सब चलते, चलना भी चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि हम अपने किसी विषय को उठाने से और उसे बार बार कहने से पीछे नहीं हटते। मिर्जापुर से सांसद हैं। मिर्जापुर को जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि एक छवि ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये हुई कि भाई वहाँ तो कालीन भैया होते हैं और कट्टे का व्यापार होता है और कानून व्यवस्था चरमराई हुई रहती है और धाएं धाएं गोलियां चलती हैं। ये फिल्मी मिर्जापुर और असली मिर्जापुर में कितना फर्क है? और दूसरी चीज, मिर्जापुर के विकास के लिए आप क्या कर रही हैं? कितने सारे वहां पर फॉल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत। देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अपनी क्रिएटिविटी है, उन्होंने एक सीरीज बना दी, लोगों ने देख आपको लिया, लगता है जगह का नाम बदनाम कर दिया? नहीं, मैंने तो ये कहा था कि अपने बदनाम कर दिया क्योंकि आपने बनाने से पहले सर्वे नहीं किया। आपको आगे बोलना चाहिए था, आपको आगे देखना चाहिए था, मिलना चाहिए था। मिर्जापुर
बहुत खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक खूबसूरती से भरी हुई है और बहुत शांत है। यहाँ कोई गोली और बंदूकें नहीं चलती हैं। और मिर्जापुर में भोजपुरी भाषा बोलते हैं लोग, बिरहा कजली के गायक जगह जगह गांव-गांव में हैं। मिर्जापुर में पिछले 9 वर्षों में बहुत विकास हुआ है। जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी तो मैंने मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर में लाने का काम किया। आज वो मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। वहाँ पे तीसरा बैच MBBS का पढ़ने आ रहा है। वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बन गया, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अभी मैं कॉमर्स मिनिस्टर बनी तो मैंने कोशिश की, वहाँ पे मैं एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना रही हूँ। वो भी हमारा जल्दी ही उसका शिलान्यास हो गया है, वो बनकर खड़ा होगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र बना, वहाँ की सड़कें दुरुस्त हो गई, नेशनल हाईवे हमारा बहुत उसका चौड़ीकरण हो गया। तो हमारे यहाँ चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से काम हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर बन गया, कार्डियक केयर यूनिट बन गया। तो ये सारा काम मिर्जापुर में हुआ है। और ये बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो IST, मिर्जापुर से वो होकर मिर्जापुर गुजरता से है। कैलकुलेट होता है। और आप वहाँ की सांसद हैं। 82.5 और वहाँ जी। पे हमने एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट किया। अभी कुछ अच्छा। दिन पहले मैंने उसको इनॉग्रेट भी किया अरे था। वाह, तो बहुत ही मिर्जापुर खूब। से होकर वो गुजरता है, 5 स्टेट से होकर गुजरता है। हमारे स्टेट में वो मिर्जापुर से होकर गुजरता है। बहुत ही खूब। लेकिन सलमान जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो राज्य जिसने बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए, वो राज्य जिसने कांग्रेस के बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए, इसी उत्तर प्रदेश में आज वो पार्टी जो है वो एकदम हाशिए पर है। उस पार्टी के आप उत्तर प्रदेश के मुखिया भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट। क्या आप अपने जीवन काल में कांग्रेस पार्टी को रिवाइव होते देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूं। देखिए, आपके कार्यक्रम में जब उम्मीदों की बात की जा रही है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे उम्मीद नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में कभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन हाँ, वास्तविकताएं होती हैं, सच्चाई होती है, एक प्रैक्टिकल रियलिटी होती है, ग्राउंड रियलिटी होती है। और इन सब को अगर सामने रखें तो चुनौती हमारे सामने बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी चुनौती है। ये कहना कि हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एक डोमिनेंट पावर बन सकें, वो तो बहुत बाद की बात है। लेकिन कम से कम हम अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करें और इसको हम कितनी जल्दी कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, इस पर विस्तार से बात हो सकती है। लेकिन विश्वास है, उम्मीद है कि हम करेंगे और प्रेजेंस हम रजिस्टर करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उसका बहुत दूरगामी उसका प्रभाव होगा। उत्तर प्रदेश में जो होगा, जितना भी होगा, उसका जो असर है वो दिल्ली में सबको पता चलेगा। तो इसलिए हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत कुछ करना है। ये मैं नहीं कहूँगा कि आसान काम है, बहुत गंभीर एक चुनौती है, काम आसान नहीं है, लेकिन हम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ चीजें लेकिन कश्मीर में अभी भी बाकी हैं। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं। जैसे कि आतंकवाद अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आतंकवाद जब हम आए तो सिर्फ कश्मीर में नहीं था। मैं आपसे विनम्रता से पूछूं, इस देश का एक इलाका बताइए जहां आतंकवादी हमले ना होते हो। चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, उस समय नाम फैजाबाद था, वाराणसी, पटना, गया, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, नासिक, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बताइए कहाँ नहीं था? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके। आप याद करिए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं, कोई चीज धमाका हो सकता है। आज दिखता है कहीं? आज वो सिमट कर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक हम उसे सीमित करने में सफल हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। जी, सवाल है सौरभ शुक्ला सवाल पूछेंगे। सलमान सर से मेरा सवाल है, चूंकि यूपी का कॉन्क्लेव है, उत्तर प्रदेश में आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं, उसकी आप लोगों के पीछे रूपरेखा चल रही है। कितनी सीटों पर बात बनेगी, क्योंकि विधानसभा में तो ये संभव नहीं हो पाया, तो और आपके अलायंस में क्या मायावती जी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आप लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग। सो हाउ आर यू गोइंग टू गेट समाजवादी पार्टी एंड बीएसपी टुगेदर, बिकॉज आई नो यू आर ट्राइंग टू डू दैट। अब आप ये सारी बात इनके सामने कहलवाएंगे, फिर ये पहुंचा देंगे जहां बात पहुंचनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या गठबंधन होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी एक न्योता दिया गया है, 20-21 पार्टियों को न्योता दिया गया है, उनके लीडर्स
23 तारीख को पटना में आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि किसके साथ कैसा गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस पार्टी के साथ ये संभव होगा कि गठबंधन हो या ना हो, लेकिन लोगों का प्रयास ये रहेगा कि अगर 1-on-1 फाइट पूरे भारतवर्ष में हो तो प्रयास ये रहेगा कि सच्चाई 60 वर्सेस 40 की सच्चाई सामने आ जाएगी। आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं 40% पर, 40% से कम पर, 60% सत्ता से बाहर बैठे हैं। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, अगर उनकी आप गिनती करें तो इनकी 3 सरकारों से कहीं ज़्यादा हैं। इनकी सरकारें नहीं हैं, इन्होंने हर जगह घुसकर सरकार में हस्तक्षेप किया है या हिस्सा लिया है। तो सच्चाई जो वास्तविकता है, ज़मीनी हकीकत है, वो सामने आ जाए, इसके लिए सब लोग मिल रहे हैं और लक्ष्य सिर्फ डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाने का है। अब उसमें किसके साथ गठबंधन होता है नहीं होता है, वही लोग जब आपस में बात करेंगे तभी पता चल पाएगा। सुधांशु जी, आपका देखिए, जवाब। मैं सलमान साहब जैसे वरिष्ठ नेता से अपेक्षा नहीं करता। वो कहेंगे 40% से कम का मतलब 60% से ऊपर। आपको पता है जब 400 की मेजॉरिटी आई थी, राजीव गांधी को कितना वोट था? 42%, मतलब 58% देश के खिलाफ था। और विनम्रता से कहा तो नेहरू जी से इंदिरा जी तक कभी 40% वोट नहीं रहा। 36%, 37% के ऊपर सरकार बनी, तो वह एक अलग बात है। परंतु आपने जो बात कही, चिंता की कोई बात नहीं है। सपा कांग्रेस मिले, हमें पता लगे, कोई बात नहीं। आप तो खासे चिंतित होंगे। ना, अरे एक दौर तो यूपी में वो भी रहा है, सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाई मिलके एक हो गए थे, और उसका हर्ष क्या हुआ था स्टेट गेस्ट हाउस कांड में। आप चिंता मत करिए, अभी पटना में इकट्ठा हो रहे हैं, तो पटना में जानते हैं उस दोस्ती का क्या है? पटना की इनकी दोस्ती उतनी मजबूत है जितना बिहार का वो पुल था, और अब तो मांझी भी छोड़ के चला गया है। तो भैया की नैया कैसे आगे चलेगी, ये अपने आप में सोचने की बात है। और ये सब लोग जो मिलने का प्रयास कर रहे हैं आपस में, ये मिलते रहे हैं। 2018 में भी कर्नाटक चुनाव के बाद याद करिए, वो सब एक साथ फोटो खिंचवाए थे, और कर्नाटक तो एरोस्पेस कैपिटल है, टेक ऑफ किया था प्लेन, फिर वो लैंड कहाँ किया पता ही नहीं लगा। इसलिए, और अभी इन्होंने कई बार कहा कि हमने ये बदला वो बदला, तो मैं इनके लिए ये जो विपक्षी एकता तथा कथित सांप्रदायिक शक्तियों यानी हमें हराने के लिए सेकुलर शक्तियों यानी समान विचारधारा वाले इन दलों को एक करने का जो ये तरीका है ना, बहुत पुराना है। तो उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा इन लोगों के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई इन्होंने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। इनकी गणित के बाद में क्या कह पाऊंगा, प्रोफेसर हैं। हाँ। अभी इनकी गणित के सहारे ये अपने आप को खुश रखें, बस इसी में हम भी खुश हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है इस बात की, हम अपना काम कर रहे हैं। इनको आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। नहीं, राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि रिवर्स मिरर में देखते हैं, पिछले वाले मिरर में, तो मैं आगे के मिरर में बता रहा हूं। और वो भी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। बताइए, बाइडेन ने स्टेट डिनर पे बुलाया और दूसरी बार संयुक्त सेशन को मोदी जी अमेरिका में एड्रेस करने जा रहे हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और भी भारत के प्रधानमंत्री ने क्या, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते क्या है? वक्त कैसे बदला? केवल 15 साल पहले 60 सांसदों ने इस देश के यूएस कांग्रेस को लिख के भेजा था, उसमें तमाम कांग्रेस के भी थे कि मोदी जी को वीजा मत दीजिएगा। और वक्त क्या देखिए, कालचक्र की गति कि वो संसद संयुक्त सत्र में बुला रही है। देखिए, ये लंबा दौर चलेगा। वो फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। जो यूएस कांग्रेस है वो अपना रवैया बदल सकती है, कांग्रेस अपना रवैया नहीं बदल सकती। और जब ये आगे मिरर में देखते हैं तो इनको अपना चेहरा ही दिखता होगा, और तो कुछ दिखता नहीं होगा। नहीं, हमें आगे मिरर में दिखता है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाईली सोया हिंदुस्तान। क्या कुछ फेक इनकाउंटर्स पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये होते हैं, नहीं होते हैं? ये लोग जो सुन रहे हैं उनका जवाब दीजिए। देखिए, फेक एनकाउंटर्स होते हैं या नहीं होते हैं इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एसटीएफ द्वारा हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया जाता है। एसटीएफ फेक एनकाउंटर्स नहीं करती है। हम लोगों ने लगातार परस्यू किया है बड़े अपराधियों को, ऐसे अपराधी जो आसानी से कानून के दायरे में नहीं आते हैं, जो वेल आर्म्ड हैं। उनकी हिस्ट्री रही है पुलिस पर गोली चलाने की। अगर आप टेक्निकल तरीके से देखें तो 24 फरवरी को जो घटना हुई थी वो भी एक एनकाउंटर ही थी, उसमें पुलिस वाले मारे गए,
अपराधियों ने अटैक किया, पुलिस वाले अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। जब हम बेटर प्रिपेयर्ड रहते हैं तो विक्ट्री हमें मिलती है इसमें। और ख़ास करके एसटीएफ के साथ, एसटीएफ तो उत्तर प्रदेश की बेस्ट ट्रेंड, मोस्ट मोटिवेटेड, बेस्ट आर्म्ड फोर्स है। तो मेरी तो सलाह होगी कि अपराधी जो है वो कानून के सामने सरेंडर कर दें। दे शुड सबमिट टू द मैजेस्टी ऑफ द लॉ एंड फेस ट्रायल। ये इनकाउंटर पॉलिसी क्या है सर आपकी? नहीं, ये एक नैरेटिव जनरेट किया जाता है कि एक पॉलिसी है। इनकाउंटर कभी भी किसी भी स्टेट की पॉलिसी नहीं हो सकती और यहाँ की भी नहीं है। इनकाउंटर एक बहुत छोटा सा सबसेट है एक पूरे, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर के पैराडाइम को देखें तो उसमें अगर आप देखें कि कितने अभियुक्तों पे कार्रवाई हुई, कितनों की जो गैंगस्टर एक्ट 86 से चल रहा है उसका कोई सदुपयोग पहले नहीं होता था। अरबों रुपए की संपत्ति जब्त की गई, लोगों ने अपने सरकारी ज़मीनों पे बिल्डिंग्स बना रखी थी, उसको लीगली ध्वस्त किया गया। ठीक, तो ये सब चीज़ें वो तो एक बहुत छोटा सा सबसेट है। हाँ, जहाँ पे सामने सामने की मुठभेड़ हुई है, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं। रिंकू, जरा ये बताइए, जो आपने 5 छक्के लगाए, जो आईपीएल का बुखार है लोगों का अभी भी उतरा नहीं है, और जिस तरह से दीवानगी है, जरा लोगों को ये बताइए कि ये आसानी से नहीं हुआ, या उस समय हो क्या रहा था आपके जहन में जब आप 5 छक्के लगा रहे थे? नहीं मैम, उससे पहले इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हो रही थी क्योंकि 14 बॉल 8 रन पे खेल रहा था मैं, तो दिमाग में बस यही चल रहा था कि आज अच्छी बैटिंग नहीं हुई, लोग इतना अच्छा बोलेंगे नहीं। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट ओवर आया, उसके बाद 1 छक्का लगा, चौका लगा, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और लास्ट ओवर में मुझे ये भी नहीं बता दी कितने रन चाहिए उस टाइम, तो मैं एकदम फ्री था कि जैसा बॉल आएगा वैसे ही रिएक्ट करूँगा। जब 3 छक्के लगाए मैंने, फिर उसके बाद स्कोर बोर्ड देखा मैंने, तो लास्ट 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे, तो मेरे माइंड में आ कि यहाँ से हो सकता है, तो उसके बाद 2 छक्के लगे, फिर वहाँ से हम मैच जीते। आप जिस तरह से बैकग्राउंड से आते हैं, थोड़ा बताइए जीवन क्या था और अब क्या हुआ है? उन 5 छक्कों के बाद कितना बदलाव आया? नहीं मैम, काफ़ी टफ था मेरे लिए क्योंकि मेरे घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते थे, तो इतना पैसा नहीं होता था। जो मेरे पापा जॉब करते हैं, हॉकर है मेरे पापा, जो गैस सिलेंडर होते हैं वो घरों में पहुंचाते हैं, तो इतना टफ था मेरे लिए भी क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। उस टाइम जब मैं क्रिकेट चालू किया था शुरू में, तो पापा यही कहते थे कि घर पे मतलब मेरे साथ काम कर लो सिलेंडर का, तो पैसे आ जाएंगे कुछ। तो मैंने तो मना कर दी थी पापा से। तो जो मेरा भाई जो काम करता था कोचिंग सेंटर में, तो उसने बोला था कि वहाँ एक जॉब मिल रही है, मतलब वो पहुँचे की जॉब मिल रही थी मुझे उस टाइम। तो उस टाइम मैं छोड़ दिया था क्रिकेट मैंने अपना उस टाइम के लिए। तो मैं गया, मुझे पता नहीं थी, जब मैं पहुँचा वहाँ पर तो उन्होंने बोला पोंछा लगा कर आप चले जाना सुबह सुबह। तो मुझे वो काम पसंद नहीं आया, मैं छोड़ दिया। अच्छा, क्या पोछा लगाने के? हाँ, पोछा लगाने का। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि पोछे लगाने के चक्कर में अपना क्रिकेट में छोड़ रहा हूँ, तो मैं वहाँ से छोड़ के आया। फिर मम्मी को मैंने थोड़ा बहुत समझाया कि मैं क्रिकेट पे ध्यान देता हूँ पूरा। अर्चना, आपसे ज़रा आपकी ज़िंदगी आसान नहीं रही थी जब आप लोग जीते, तो तारीफ़ तो तमाम हुई, लेकिन जिस संघर्ष से आप गुजरी हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। परिवार में पिता मुश्किल में गए, उनको कैंसर हो गया था, माँ को क्या क्या कहा गया, फिर भाई को सांप ने काट लिया था, फिर भी आप जूझती रहीं, मेहनत आप करती रहीं। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, वो सुनना चाहेंगे कि क्या होता है, इस बुलंदियों को छूना इतना आसान नहीं होता है। जी मैम, जैसे कि मेरे पापा नहीं थे, बचपन में मैं 3 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो फिर इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी कि मतलब पढ़ाई की भी और गेम्स भी नहीं कर सकती थी। तो यही था कि मम्मा का सपना था कि मैं खेलूँ, आगे बढ़ूँ। और जैसे कि मम्मा ने मुझे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाया, तो मम्मा का सपना था कि मम्मा को भी बचपन से मतलब इतना ज़्यादा अच्छी फैमिली से नहीं थी, लेकिन मम्मा का सपना यही था कि आगे बढ़ें। तो मेरा यही था कि मम्मा ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एडमिशन कराया। तो वहाँ पर 13 कस्तूरबा से मैम रेस हुई थी, तो मेरा उसमें फर्स्ट डिवीज़न आया था। तो फर्स्ट डिवीज़न में आया था, तो वहाँ की गेम टीचर थी जो, तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वो फिर
मुझे कानपुर लेकर आए, उन्होंने हॉस्टल में रखा और मेरा पूरा पेमेंट उन्होंने किया। और जैसे कानपुर में जब मैं अंडर 19 खेल गई थी यूपी से, तो फिर काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट किया। रीता डे मैम जो GM है यूपी की, और संजय कपूर सर, और मेरे कपिल सर और कुलदीप भैया के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। तो मैम यही जर्नी थी कि सब खेलते हैं लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए खेलना था, मतलब ऐसा मुझे माँ के लिए मतलब बनना था। क्या लगता है आपके जहन में कि और क्या बेटर हो सकता है कि आपके जैसे प्लेयर्स या जो हमारे ग्रामीण परिवेश से, छोटे शहरों से, हमारे जो जिनमें है कुव्वत कि वो बन सकते हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ अभी नहीं है? मुझे मैम ये लगता है कि जो भी हमारे शहर हैं, पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छे अच्छे ग्राउंड्स होने चाहिए। उसमें हमारी एसोसिएशन है या भारत जो यूपी गवर्नमेंट है, उनको मतलब प्लेयर्स के लिए सोचना चाहिए। काफ़ी जगह हो रहे हैं, जैसे मेरे शहर में संभल से मैं आता हूँ, मुरादाबाद थोड़ा दूर है, वहाँ पे ग्राउंड है। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे एक भी ग्राउंड नहीं है। तो लोग, मैं एक ही प्लेयर हूँ जो संभल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मुझे देख के लोग मेरे घर पे भी आते हैं, पापा से मिलते हैं कि भाई साहब के यहाँ पे ग्राउंड की करिए। तो मैं वो चीज़ मैं नहीं कर सकता ना, तो वो सोचना पड़ेगा कि बच्चों के लिए वहाँ पे ग्राउंड्स की फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए। उन चीज़ों में काफ़ी पीछे हैं हम लोग। बिल्कुल। कैफ, आप ज़रा समझाइए हमें कि अभी भी पेरेंट्स में ये हिचकिचाहट क्यों है स्पोर्ट्स के प्रति, जबकि हमारे जो स्टार्स हैं, आप लोग बार बार यकीन दिलाते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स इज़ उसमें आप अच्छी कमाई कर सकते हैं या जो सिलेक्ट हो जाएं। उस लिहाज से क्या आपने ज़मीन पे देखा है, कुछ बदलाव है, आया है या नहीं? नहीं, बदलाव आया है मेरे ख्याल से। कमाई के तौर पे इसको ना लें कि अगर कमाई के तौर पे कि हाँ, इसको एंजॉय करें। आप क्लब क्रिकेट खेलते हो, वहाँ चाहते हो कि मेरी मोहल्ले की टीम जीते, फिर आप डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते हो, स्टेट के लिए खेलते हो, तो वहाँ आप चाहते हो कि मैं नंबर 1 का प्लेयर बन के रहूँ, मेरे ऊपर टीम डिपेंड करे और मैं टीम को मैच जिताऊँ। मैंने ऐसी शुरुआत की थी। मेरे घर में कोई मुझे पैसे का लालच नहीं था कि हाँ जॉब मिल जाएगी या ठीक है, वो तो बात की बात है, पर खेलने का शौक़ होना चाहिए, पहली बात वो। और टीम का बनना चाहिए मैच विनर। तो ये मेरे साथ शुरू से रहा है कि भाई जहाँ मैं खेलूँगा, जब तक मोहम्मद कैफ आउट नहीं हुआ टीम हारी नहीं है। तो पहले खेल का जुनून, मेहनत, उसके बाद फिर जो भी होता है, बाद में लॉर्ड्स की बात आ गई, फिर रिंकू की बात आ गई, 5 छक्के मार दिए। पर पहली बात कि अगर पेरेंट्स से सोच रहे हैं कि भाई ये आजकल IPL आ गया है, बच्चों को खिलाओ क्योंकि ना इसकी जॉब लग जाएगी, बहुत पैसे मिल रहे हैं आजकल, वो ख़राब गलत मानसिकता है। मैं ये बोलूँगा कि आप बच्चों को पहले खेलने दो। जैसे रिंकू सिंह ने बात करी कि भाई इनको बोला गया यहाँ जॉब कर लो, पर इसको शौक था खेलने का। महेंद्र सिंह धोनी के लोग बात करते हैं, धोनी की बार बार बात क्यों आती है, उनको लोग इतना बड़ा रोल मॉडल क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन था, वहाँ जॉब उनकी लग गई थी, वो रेलवे में जॉब कर रहे थे, पर उनका मन नहीं मारना था कि यार मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे ग्राउंड पर रहना है, मुझे कीपिंग करनी, मुझे बैटिंग करनी, मुझे मैच जिताना है, वो शौक होना चाहिए। पर मैं इनकी बात जरूर बोलूँगा, जो रिंकू ने काम किया 5 छक्के, वो बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, एक तो उन्होंने, और इसके पीछे हार्डवर्क, इनकी मेहनत है। 7 साल का इनका जो मेहनत का सफ़र रहा है ना, वो इनको वो जो शोहरत दे गया कि भाई लगे रहे, मेहनत करते रहे, फिर ये मुकाम पे पहुंचे। फिल्म की एक शूट अटल जी पे फिल्म बन रही है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। मुझे बार बार सवाल आ रहे हैं कि उस पर ज़रा ज़रूर पूछ लो, क्या अनुभव, कैसा फील करें? एक तो आपका स्टिल देखा है, बिल्कुल आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। ये अच्छा बना है। मैं बड़ी जिम्मेदारी है और अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है करते हुए। रवि यादव जी डायरेक्टर हैं, वो लेखक भी हैं, तो हम लोग पूरी ईमानदारी से और परिश्रम से कर रहे हैं, ये जानते हुए कि चुनौती बड़ी है। इनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है और उसको एक 2 घंटे के फिल्म में समेटना भी अपने आप में बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। तिग्मांशु जी, आप से अब ये समझना मैं चाहूँगी कि जब हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, जैसे बरेली के बाज़ार में या फिर खाई के पान बनारस वाला, तो जो ये ये लेन देन शब्दों का सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, जिस तरह से विशाल से बात कर रही थी, वो छठ का बहुत उनका गाना कितना वायरल हो गया,
तो जो ये हमारा रीजनल आवागमन है, भाषाओं का, बोलियों का, हमारे व्यवहार का, क्या ये अब और बढ़ गया है? फिल्मों के लिए तो मजबूती आई जैसे OTT में, लेकिन जो ये हमारा रीजनल टच है वापस और मजबूत हुआ है। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने की पूछी है। चक्कर क्या ये शुरू से था। अगर आप हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देख लेना स्टार्ट से, गंगा जमुना उठा के दी थी, स्टोरी वाज बाय दिलीप कुमार, हाँ, बजाज मिर्जा साहब ने लिखी थी फिल्म। शोले, लगान, इन सब की लैंग्वेज अवधी है, सब पिक्चरों की। उससे आप बच ही नहीं सकते। अगर आपको कहीं भी एक रूटेड फिल्म को जन्म देना है जो नॉर्थ में सेट हो, आपको अवधि पे ही आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बने या हब बने, उसका फ्यूचर क्या देखते हैं? बने और ये तो अच्छा है। हम तो मुंबई में जब शुरुआत में गए थे, 8-10 साल काम नहीं मिल रहे थे, तो हमें अक्सर लगता था कि यार बहुत दूर हैं घर से, बहुत दूर हैं। काश की फिल्म इंडस्ट्री भोपाल में कहीं होती, ताकि सेंट्रल इंडिया की सब कोई अपने घर जल्दी पहुंच जाए। तब तीज त्योहार में जाने का मन करता था ना। और तो ये नहीं, अच्छा है, हर स्टेट में बने, यहाँ बने। ऑलरेडी फिल्मों का माहौल तो बहुत बढ़िया हो गया है। आप गोरखपुर, बनारस, लखनऊ तो हब के रूप में बन ही गए हैं। ये एक्चुअली बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा बना रहे हैं। और क्योंकि हिंदी सिनेमा जो जिस तरह से हिस्टोरिकली रहा कि बम्बई में बना, तो जो पैसा लगाने वाले, जो प्रोजेक्ट को ग्रीनलिट करने वाले लोग हैं, वो यूपी के नहीं थे। जिसकी वजह से हमारे, अगर लखनऊ में या इलाहाबाद में कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री पहले से होती, तो इतना अच्छा लिटरेचर हिंदी का है, कहाँ इस्तेमाल हुआ हिंदी फिल्मों में। आगे का जो राह है अभिनय के क्षेत्र की कैसे देख रहे हैं? OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और तमाम हमारे अब बड़े एक्टर्स की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा एक शायद एक समय या दौर आ गया है कि अब हमारे जो तमाम जो OTT पे सीरियल्स आ रहे हैं, वही एक्टर्स जो आपकी एक भूख होती है, तृष्णा होती है अभिनय को देखने की, वो वहीं पे तृप्त हो रही है। या आपसे भी वही सवाल पूछूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब कैसा लगता है आपको, अभिनय के क्षेत्र में क्या बदलाव आए? ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं लोगों के पास, और किस तरह से देख रहे हैं? जी, हम OTT आने से, जैसे सर ने बोला कि OTT आने के बाद से मामला बहुत डेमोक्रेटिक हुआ है, क्योंकि वो प्रमोशन के खर्चे नहीं है, स्क्रीन की दिक्कत नहीं है कि भाई कितने नंबर ऑफ शो मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हर किसी के जेब में है, अपनी सहूलियत से देख लीजिए। तो और कंटेंट अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो विद इन सेकंड आप बंद कर दीजिए। यहाँ आना जितना आसान है, यहाँ से जाना भी उतना ही मुश्किल है।